एक टाइम था जब आम रिटेलर के पास बहुत ही लिमिटेड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हुआ करते थे, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट, रियल एस्टेट, गोल्ड, ज्वेलरी एक्सेट्रा। उसे ना बॉन्ड्स की नॉलेज थी, ना म्यूचुअल फंड्स की इतनी अवेयरनेस थी, ना स्टॉक्स की, ना क्रिप्टो वगैरह वगैरह। और आज के टाइम पे ऐसा टाइम आ गया है जब कि इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो गई है, यानी कि दिन भर इंफॉर्मेशन ही इंफॉर्मेशन आपके सामने आ रही है कि आप इसमें भी इन्वेस्ट कर लो, इसमें भी इन्वेस्ट कर लो, एफडी करा रहे हो तो एनबीएफसी में क्यों करा रहे हो, आप स्मॉल फाइनेंस बैंक में कराओ, आप क्रिप्टो कर रहे हो तो ये वाला क्रिप्टो खरीद लो, और आप डाइवर्सिफाई करो, आप सिर्फ इंडिया में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो, यूएस में भी इन्वेस्ट करो, आप यही स्टॉक क्यों खरीद रहे हो, ये भी करो, ये थीम भी प्ले आउट करेगी, ये थीम भी प्ले आउट करेगी। एफडी में इन्वेस्ट मत करो, बॉन्ड में इन्वेस्ट करो, क्योंकि वहां पे आपको 1.5% 2% एक्स्ट्रा रिटर्न मिलने वाला है। इस तरह की इतनी सारी इंफॉर्मेशन से आम रिटेलर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि किस तरह से आप अपनी इन्वेस्टमेंट जो फिलॉसफी है, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है, उसको सिंपल से सिंपल कर सकते हैं। चाहे वो एफडी की बात हो, रियल एस्टेट की बात हो, म्यूचुअल फंड की बात हो, स्टॉक की बात हो, आपको अल्टीमेटली करना क्या है कि चीज़ों को सिंपल से सिंपल करना है, ना कि कॉम्प्लेक्स करते जाना है। क्योंकि अगर आप कॉम्प्लेक्स करते जाएंगे तो आपका जो लिमिटेड कैपिटल है, अब लिमिटेड कह रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि लिमिटेड एक कुछ अमाउंट है, लिमिटेड इज लिमिटेड, चाहे आपके पास 5 लाख हो, चाहे 50 लाख हो, चाहे 5 करोड़ हो। अल्टीमेटली आपका मेन एम ये होना चाहिए कि आपका जो कैपिटल है आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दे, आप उस पीसफुल रहें और आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न मिले। तो वो तभी पॉसिबल है जब आप इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी को सिंपल से सिंपल रखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये पूछने की जरूरत है अपने आप से कि आप हैं कौन, आप फुल टाइम एम्प्लॉयड हैं, बिजनेसमैन हैं, या पैशनेट ट्रेडर या इन्वेस्टर हैं। अगर आप फुल टाइम एम्प्लॉयड हैं तो आपको ये फोकस करना चाहिए कि आपकी सैलरी इंक्रीमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि आपके पास जनरली फोकस करने के लिए टाइम नहीं होगा इतना मार्केट में, क्योंकि आप 5 डे या 6 डे बिजी होंगे और आपका बॉस आपके ऊपर पूरे टाइम रहेगा। तो ऐसे केस में ज़्यादातर ये होता है कि 99% ऑफ द टाइम अगर आप इक्विटी में जाते हैं तो म्यूचुअल फंड ही आपके लिए इनफ होता है, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होता डायरेक्ट स्टॉक को ट्रेड करने का, उसमें इन्वेस्ट करने का, कंपनीज को स्टडी करने का, बिकॉज इट टेक्स टाइम। और अगर आप बिजनेसमैन हैं तो चांसेस हैं कि आपके पास इवन और भी कम टाइम होगा। तो आप ऐसे केस में डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करने की बजाय आप कोशिश कर सकते हैं कि आप म्यूचुअल फंड के थ्रू, या फिर आपका कैपिटल अगर अच्छा है तो आप पीएमएस के थ्रू इन्वेस्ट करें। और आप फाइनेंशियल एडवाइजर भी हायर कर सकते हैं, क्योंकि आपका कैपिटल ज़्यादा होगा, आप ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो आप उसकी भी मदद ले सकते हैं। और अगर तीसरी कैटेगरी है पैशनेट ट्रेडर इन्वेस्टर, अगर आप इसमें आते हैं तो आपका जो होल सोल फोकस है, आपका पूरा जॉब ही ये है कि आपको अल्फा जनरेट करना है बेंचमार्क इंडेक्सेस से। यानी कि अगर निफ्टी 50 अगर आपका बेंचमार्क है, उसने 15% रिटर्न दिया, तो अल्फा जनरेट करना है, यानी आपको 18, 20, 25% रिटर्न लाना है, यानी 5, 7, 8, 10% का आपको अल्फा जनरेट करना है। अगर आप डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपकी ये कोशिश होगी कि आप म्यूचुअल फंड को एटलीस्ट 5% से तो बीट ही करें, क्योंकि हमेशा ध्यान रखिए, इट इज़ बेटर टू सेफली मेक 12% ऑन 50 लाख रुपीज़ देन ट्राइंग टू मेक 30% ऑन 5 लाख रुपीज़। अगर आप पैशनेट ट्रेडर या इन्वेस्टर हैं तो आप ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला, आपको अल्फा जनरेट करने के लिए एक हेल्दी इनफ कैपिटल चाहिए। देखिए, नॉन नेगोशिएबल है। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि मैं 1 लाख से बहुत बड़ा ट्रेडर बन जाऊंगा। आपको मार्केट में इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा। हालांकि आप स्टार्ट कर सकते हैं 1 लाख से और धीरे धीरे उसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपके लिए जो एक ठीक ठाक अच्छी कैपिटल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये नॉन नेगोशिएबल है। दूसरा, आपको फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस सीखना है। आपको अननेसेसरी जो नॉइज़ है, फियर मॉन्गरिंग होती है मार्केट में कि अब मार्केट क्रैश होगा, अब मार्केट क्रैश होगा, अब स्मॉल कैप क्रैश होगा, अब मिड कैप क्रैश होगा, इससे आपको दूर रहना है और आपको हमेशा ऑप्टिमिस्टिक और कॉन्फिडेंट रहना है। तो हम बात करें कि अल्फा, देखिए अल्फा होता क्या है। अल्फा का मतलब होता है एक्सेस रिटर्न और द abnormal रेट ऑफ रिटर्न इन रिलेशन टू ए बेंचमार्क व्हेन एडजस्टेड फॉर रिस्क इज अल्फा। जैसे यहाँ एग्जांपल में, अगर पिछले 1 साल का रिटर्न निफ्टी 50 का 30% रहा और आपका रिटर्न पिछले 1 साल में 40% रहा, तो यहाँ पे आपका जो अल्फा होगा वो 10% होगा। यानी आपने निफ्टी 50 को 10% के मार्जिन से बीट किया। और ये सिर्फ पर्सनल लेवल पे ही नहीं होता है। अगर आप म्यूचुअल फंड के भी बारे में देखेंगे, उनके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, तो आप उनमें भी पाएंगे ये चीज़। जैसे कि यहाँ पे निपॉन इंडिया का लार्ज कैप फंड है, इसने इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव में फंड का बेंचमार्क है S&P BSE 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स। और यहीं पे एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जो है, क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, इसका जो फंड में बेंचमार्क है वो है निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो इस तरह के म्यूचुअल फंड भी एक बेंचमार्क को फॉलो करते हैं और उनकी कोशिश होती है कि इसको, अगर वो इंडेक्स फंड नहीं है,
अगर वो एक्टिव म्यूचुअल फंड है तो उनकी कोशिश होती है कि वो इस बेंचमार्क को बीट करे एक अच्छे अल्फा से। चीज़ों को क्योंकि सिंप्लीफाई करना है तो हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आपको हर चीज़ को चेज नहीं करना है। जैसे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, फिक्स डिपॉजिट भी कर रहे हैं, रियल एस्टेट भी कर रहे हैं, गोल्ड भी कर रहे हैं, बॉन्ड्स भी कर रहे हैं, स्टॉक्स भी कर रहे हैं, रीट भी कर रहे हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, क्रिप्टो भी कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड भी कर रहे हैं, उसके साथ में P2P लेंडिंग जैसे 12% क्लब हो गया, मोबीक्विक का भी एक कुछ है, वो भी P2P लेंडिंग करता है। तो अगर आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो आपके लिए चीज़ें बहुत ही मुश्किल होती जाएगी। तो आपको करना क्या है, दो जो सेम सी चीज़ें हैं आपको उसमें से कंपेयर करके आपके लिए जो ज़्यादा सूटेबल है उनमें से एक को चूज़ करना है, दोनों को नहीं। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर एक्स अमाउंट है तो x/2 इसमें डाल दूंगा, x/4 इसमें डाल दूंगा, फिर बचा हुआ x/4 इसमें डाल दूंगा। आपको क्या करना है, एक जैसी जो चीज़ें हैं उसमें आपको ये कोशिश करनी कि आप एक में इन्वेस्ट करें। अनटिल अनलेस आपका कैपिटल बहुत ही बड़ा हो गया है, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ अगर कैपिटल हो गया तो फिर भी आप डाइवर्सिफिकेशन की तरफ ज़्यादा जा सकते हैं। हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि आपका पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट और उनके बीच में रिलेशन क्या है। जैसे अगर फिक्स डिपॉजिट की बात करें हम तो गारंटेड रिटर्न के लिए होता है, लेकिन उसमें कोई रिस्क ऑफ डिफॉल्ट नहीं होता। वहीं पे अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स की तो वहाँ पे रिटर्न गारंटेड नहीं होता, लेकिन लगभग 6-7-8% के वेरिएबल होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि बॉन्ड आपको 18-20-25% का रिटर्न देने लग जाएंगे। तो ऐसे केस में आपको चूज़ करना है फिक्स डिपॉजिट और बॉन्ड्स के बीच में। तो मैं कहूँगा अगर आपका कैपिटल ज़्यादा नहीं है तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करिए, एक फिक्स डिपॉजिट ले लीजिए, ज़्यादा बेटर है, बजाय आप डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स को एक्सप्लोर करते रहें। हालांकि अगर आप बहुत पैशनेट है तो आप ये कर सकते हैं, पर अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, बिगिनर है, चीज़ों को सिंपल रखना चाहते हैं तो कोशिश करिए एक FD करा लें, वो ज़्यादा बेटर है। और मेरा ओपिनियन ये है कि बॉन्ड में एक्स्ट्रा 1% कमाने के लिए आप रिस्क ना लें तो ज़्यादा बेटर है, इससे बजाय आप FD कराएं। और FD आपको सिंपल है, ऐसी जगह करानी है जहाँ पे आपको कंफर्टेबली आप CPI इन्फ्लेशन को 5-8% यानी कि बीट कर सके बिना किसी रिस्क के। यानी कि आपकी FD ऐसी नहीं होनी चाहिए जहाँ पे डिफॉल्ट का रिस्क हो या फिर नीचे जाने का रिस्क हो। उसी तरीके से आपको कभी भी FD और गोल्ड और सिल्वर के बीच में कंपैरिजन नहीं करना है। क्यों? क्योंकि गोल्ड और सिल्वर हालांकि रिटर्न आपको वही 7-8% का ही देने वाले हैं लॉन्ग टर्म में, उतना ही FD देने वाला है, लेकिन जो गोल्ड और सिल्वर होता है वो बहुत ज़्यादा वेरी करता है, उसमें वॉलेटिलिटी बहुत होती है। तो अगर आपको शॉर्ट टर्म में नीड है तो FD एक मच बेटर ऑप्शन रहेगा बजाय गोल्ड या सिल्वर के। गोल्ड और सिल्वर का यूज़ होता है आपको इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए और सेफेस्ट हैं, उससे ज़्यादा सेफ कुछ नहीं है। इवन कंट्री रिस्क भी हो गया उसके बाद भी अगर कोई सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है तो गोल्ड और सिल्वर है। वहीं पे FD जो है आपको एक गारंटेड रिटर्न दे रही है। पर्पस ऑफ इन्वेस्टिंग इन गोल्ड इज प्रिजर्विंग द वेल्थ बिकॉज इट कीप्स अप विद एन इन्फ्लेशन। अगर आप कंपेयर करेंगे 10 साल 20 साल का डेटा तो आप पाएंगे कि जितना इन्फ्लेशन बढ़ा है लगभग आपको उतना ही गोल्ड और सिल्वर ने रिटर्न दिया है। तो इसका जो मेन पर्पस है गोल्ड और सिल्वर का, वो हाई रिटर्न जनरेट करना नहीं है या फिर रिस्क लेना नहीं है। आपको बिना किसी रिस्क के इन्फ्लेशन को बीट करना है तो गोल्ड और सिल्वर बहुत ही अच्छे ऑप्शन है। और इनका एक इन्वर्स रिलेशनशिप भी देखा गया है मार्केट के बीच में कि जब मार्केट या इकोनॉमी में एक अजीब तरीके की अनसर्टेनिटी होती है, नेगेटिविटी होती है, तो देखा गया कि गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस शूट अप करते हैं। अगर आप रियल एस्टेट की बात करें तो आपको उसके लिए एक चीज़ समझनी है कि इसके दो पर्पज़ हैं, या तो रेंटल इनकम या फिर प्राइस एप्रिशिएशन। आप फ्लैट खरीदेंगे तो या तो आपको उसको रेंटल इनकम चाहिए या आपको प्राइस एप्रिशिएशन चाहिए। अब प्रॉपर्टी प्राइसेस अगर यूफोरिक स्टेट में हो जाएं, बहुत ही दिन रात प्राइसेस बढ़ रही हैं, अगर किसी ने फ्लैट लिया, लैंड ली, 6 महीने में उसकी प्राइसेस 30-40% बढ़ गई, उसके 6 महीने बाद फिर 30-40% बढ़ गई, तो ऐसे टाइम में आप मानिए कि जो प्राइस एप्रिशिएशन है आप जब खरीदेंगे उसके बाद में होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो शॉर्ट टर्म में तो आप उससे बेनिफिट कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि प्राइसेस यूफोरिक स्टेट में हैं। कभी भी रियल एस्टेट में हमें ये सोच के इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए कि बहुत ही हमें हाई रिटर्न मिलने वाला है, स्पेशल केसेस को छोड़ के। स्पेशल केसेस एक हिस्से मान लीजिए जहां आपने प्रॉपर्टी खरीदी, वहीं कुछ टाइम बाद हाईवे निकल गया, एक्सप्रेसवे निकल गया, कोई बहुत बड़ा होटल चेन रेस्टोरेंट खुल गया, इस तरह का कुछ स्पेशल हो जाए तो बात अलग है, वरना जनरली रियल एस्टेट में आपको बहुत अच्छा रिटर्न, हाई रिटर्न मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। स्पेशली अगर हम बात करें फ्लैट्स की, फ्लैट्स में तो ये नियरली इम्पॉसिबल है। लैंड प्राइसेस फिर भी अप्रिशिएट हो सकते हैं, लेकिन फ्लैट में अगर आप सोच रहे हैं कि आज आप 50 लाख में खरीद के उसको 6 महीने बाद 60-65 लाख में खरीदेंगे तो बेच देंगे, तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो हमेशा जब भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें तो आपको कॉन्स भी ध्यान रखने हैं कि रियल एस्टेट एक इलिक्विड चीज़ है, यानी अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं
तो हो सकता है उसमें आपको 6 महीने, साल भर, 2 साल, 4 साल भी लग जाए आपको सही प्राइसेस मिलने में। आपको ये ध्यान रखना है कि ये स्पेस ज़्यादा रेगुलेटेड नहीं है, इसलिए आपको फुल डॉक्यूमेंटेशन भी करना ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं कहीं किसी दूर गांव में बिल्कुल आपने ज़मीन खरीद ली और अब आप पे उस पर कब्जा हो गया, ये प्रॉब्लम हो गई। कोई भी इसकी फेयर वैल्यू नहीं जानता, तो हो सकता है आप बहुत ज़्यादा ओवर पे कर दें। एक फोमो में आ जाता है इंसान तो बहुत ज़्यादा ओवर पे भी कर सकता है। एक मेंटेनेंस भी इन्वॉल्व होता है, इसलिए इसको ऐसा नहीं समझिए कि रेंटल इनकम है तो पैसिव इनकम है। यानी कि आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है तो प्रोज और कॉन्स दोनों जान के इन्वेस्ट जरूर करना है, ताकि चीज़ें आपके लिए सिंपल रहें बजाय किसी और की सुनने के। अब रीट की बात करें, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये ऐसी कंपनीज होती हैं जो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करती हैं। आपको रेंटल के डिविडेंड के रूप में कुछ रेंटल मिलता है और आप इसके शेयर की तरह ट्रेड होते हैं, इनको आप बाय सेल भी कर सकते हैं। और ये जनरली लॉट में खरीदे बेचे जाते हैं। पर मैं इनका ज़्यादा बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, क्योंकि बेसिकली क्या रीज़न है, रियल इस्टेट में जो आप ज़्यादा बड़ा पैसा कमाते हैं उसके पीछे 2 रीज़न होते हैं। एक, आप उसमें अमाउंट बड़ा डालते हैं, यानी 50 लाख, 80 लाख, 1 करोड़ आप ऐसा अमाउंट डालेंगे। हो सकता है आप म्यूचुअल फंड में 10,000 ही डाल रहे हैं, पर रियल इस्टेट में आप 50 लाख, 60 लाख, ऐसे बहुत ज़्यादा मल्टीपल में इसके पैसा डालेंगे। दूसरा ये होता है आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल आप होल्ड करते हैं। अब रीट में ये दोनों ही प्रॉब्लम्स हैं। क्यों? क्योंकि आप रीट में इन्वेस्ट करते हैं जनरली, मान लीजिए 1 लाख रुपए से आपने इन्वेस्ट किया, तो वैसे भी कोई सेंस नहीं बन रहा, और हो सकता है आप उसको शॉर्ट टर्म के लिए ही होल्ड करें। क्योंकि आप शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करें क्योंकि ये स्टॉक की तरह आप कभी भी बाय सेल कर सकते हैं, जैसा आप आपके फ्लैट या रियल एस्टेट में आप कर नहीं पाएंगे। और अगर आप रीट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मेरा ओपिनियन ये है कि अगर आपको प्राइस एप्रिसिएशन चाहिए ही तो इक्विटी या रियल एस्टेट में डायरेक्ट ही इन्वेस्ट करें बजाय रीट खरीदने के। और अभी ये बहुत ही नया स्पेस भी है, तो इतना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट भी नहीं है। ऑब्वियसली इट इज़ माय ओपिनियन, सो फर्दर इट्स योर चॉइस। अब अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें कि उनको किस तरह से सिंप्लीफाई करना है, तो सबसे पहले हमें एक सिंपल सी बात जाननी है कि हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते क्यों हैं। क्योंकि हमें हेल्दी इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न चाहिए, यानी अगर 6-7% का इन्फ्लेशन है तो हम ये चाहते हैं कि 11-12% का रिटर्न हमें एटलीस्ट मिले। हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है कंपनीज को अपने ओन पढ़ने का, इसलिए हम फंड मैनेजर को पैसा देते हैं कि आप हमारे बिहाफ पे इन्वेस्ट करिए, इसलिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। दूसरा ये है हम कि वॉलेटिलिटी का रिस्क लेने के लिए और शॉर्ट टर्म अनरियलाइज लॉस देखने के लिए भी तैयार हैं। और हम कुछ काइंड ऑफ हमें डाइवर्सिफिकेशन भी चाहिए अक्रॉस लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। हम 4-5 तरह के डिफरेंट म्यूचुअल फंड खरीदते हैं और उनमें बैठ जाते हैं अच्छे से, और फंड मैनेजर को पैसा देते हैं कि आप हमारे बिहाफ पे करिए और हमें एटलीस्ट 12-14% का रिटर्न निकाल के दीजिए। तो अगर हम इसमें इस तरह की कुछ चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि हमें क्या करना है कि जो बहुत सारे म्यूचुअल फंड हमें नहीं खरीदने हैं। ऐसा नहीं कि हमारे जो म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो उसमें 20 म्यूचुअल फंड हो गए, क्योंकि इतनी सारी कैटेगरीज को, इतने सारे डिफरेंट म्यूचुअल फंड को ट्रैक करना पॉसिबल नहीं है। जनरली इनमें 70-80% का ओवरलैप भी होता है, यानी कि आपने म्यूचुअल फंड तो 2 अलग अलग ले रखे हैं लेकिन 80% स्टॉक दोनों में सेम है, तो अल्टीमेटली वो कोई डाइवर्सिफिकेशन है भी नहीं। आपको कभी भी जस्ट ब्लाइंडली बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड को नहीं खरीदना है, क्योंकि हो सकता है कि वो अगले साल बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड ना रहे, उसके फर्दर भी आपको स्टडी करनी है। मैं ये मानता हूँ कि 1 या मैक्सिमम 2 म्यूचुअल फंड इन पर्टिकुलर कैटेगरी इज इनफ। यानी कि अगर आपने 2 फ्लेक्सी कैप खरीद लिया, 2 स्मॉल कैप खरीद लिया, 1 इंडेक्स फंड आपने खरीद लिया, उसके अलावा 1 लार्ज कैप फंड, तो ये मोर देन इनफ होता है। अगर आपको कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग चाहिए तो आपको सेक्टोरल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है 1 साल सेक्टोरल फंड जैसे आईटी फंड है बहुत अच्छा रिटर्न दे, आपको 35% का रिटर्न दे दे 1 साल में, लेकिन अगली साल वहीं उनका रिटर्न -10% हो जाए। तो अगर आप लंबे टाइम के रिटर्न चाहते हैं तो आपको सेक्टोरल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना है, चीज़ों को ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। अगर 20 म्यूचुअल फंड आप खरीदते हैं पोर्टफोलियो में तो आपको कोई ज़्यादा फायदा होने वाला है नहीं। 4 से 5 म्यूचुअल फंड में आप इजीली 150 से 200 कंपनीज कवर कर लेंगे, इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत भी नहीं है। तो सिंप्लीफाई करना है अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को, और ज़्यादा इस फाइट में नहीं पड़ना है कि एसआईपी बेटर है या लमसम बेटर है। आपको ये कोशिश करनी है कि पहले आप रेगुलर बने अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ, उसके बाद उसे ऑप्टिमाइज़ करने की सोचें कि उसके बाद फिर अब मैं लमसम करूँ, जब मार्केट 5% गिरा है, फिर अब 10% गिरा है तो मैं डबल लमसम करूँ। ये सब बाद में सोचना है, पहले आपको स्टार्ट करना है और चीज़ों को सिंपल रखना है। सेक्टोरल फंड को जैसा मैंने बताया अवॉइड करना है आपको। अगर आप 10-12 साल उससे ज़्यादा के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कंसिस्टेंट रिटर्न वो आपको नहीं देने वाले हैं। और अल्टीमेटली वी आर हेयर टू मेक मनी, नॉट ओनिंग एवरीथिंग वी हियर और रीड ऑन इंटरनेट। अब अगर हम डायरेक्ट स्टॉक्स की बात करें तो इसको कैसे सिंप्लीफाई रखना है, इसको सिंप्लीफाई करना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम डिफरेंट स्टॉक्स डिफरेंट लोगों को देखते हैं कि ये इसने ये खरीदा इतना बढ़ गया, इसने ये खरीदा ये बढ़ गया,
ये थीम चल रही है, वो थीम चल रही है, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे पूरा एक्सेस हमें है, पूरा कंट्रोल हमारे पास है, तो हम इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करते हैं। तो हमें इसको बहुत ही सिंपल रखने की कोशिश करनी है। अब आपको क्या करना है, अगर आप डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका बेसिक थियरी है कि आपको म्यूचुअल फंड के रिटर्न को बीट करना है विथ सम एक्स्ट्रा रिस्क। तो इसलिए कोई पॉइंट नहीं है आप लेथार्जिक एक निफ्टी 50 का स्टॉक खरीदते हैं जो कि बहुत ही स्लो ग्रोवर है, जिसकी सेल्स ग्रोथ 5-6% इस तरह की कुछ सेल्स ग्रोथ है, और आप ऐसा स्टॉक खरीद रहे हैं, कोई सेंस नहीं है, क्योंकि वो स्टॉक ऑलरेडी आपके म्यूचुअल फंड, जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है और जो इंडेक्स फंड है, उसमें वो ऑलरेडी प्रेजेंट होगा। आपकी खुद की इन्वेस्टमेंट थीसिस रखिए कि मैं एक स्टॉक क्यों खरीद रहा हूँ, वाई आर यू बाइंग ए स्टॉक, आपके अगले 3 से 5 साल में उससे क्या एक्सपेक्टेशन है, उसकी क्या फेयर वैल्यू है, क्या उसकी 100 रुपीज़, 500, 1000, क्या उसकी एक फेयर वैल्यू है, क्या इससे ज़्यादा जाएगा तब आप अनकंफर्टेबल होंगे या फ्रेश बाइंग नहीं करेंगे। उसके साथ में आपके लिए सेलिंग पॉइंट क्या होगा, ये बहुत ज़रूरी है कि आप वैल्यूएशन के बेसिस पे सेल करेंगे कि बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो गया, या मैनेजमेंट के बेसिस पे सेल करेंगे कि मैनेजमेंट चेंज हो गया है, या आप सेक्टर के बेसिस पे चेंज करेंगे। आपका एक एग्जिट फ्रेम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इवन आज के टाइम पे आप स्टॉक एसआईपी करके, आप जिस तरह से म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं उसी तरह के स्टॉक में एसआईपी करके भी उसको अक्यूमुलेट कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे आप एशियन पेंट खरीद रहे हैं तो 5 एशियन पेंट आप हर महीने खरीद रहे हैं। इस तरह से भी आप आपके ब्रोकर को दे सकते हैं इंस्ट्रक्शन, और वो आपके बिहाफ पे 5 एशियन पेंट हर महीने खरीदता रहेगा। तो अल्टीमेटली आपको ये समझना है कि 15 हाई क्वालिटी हाई ग्रोथ स्टॉक विल डू वेरी गुड फॉर यू। आपको जरूरत नहीं है 100 ऑफ स्टॉक्स लेने की, कि पीएसयू सेक्टर चल रहा है तो पीएसयू के 10 उठा लूँ, मेरी पुरानी फिलॉसफी चल रही है कंसिस्टेंट कंपाउंडर, वो उठा लूँ, केमिकल स्टॉक्स मैंने पहले से ले रखे हैं वो रख लूँ, मिड कैप आईटी ले लूँ, लार्ज कैप आईटी ले लूँ, एफएमसीजी ले लूँ क्योंकि वो तो फॉरएवर है। ऐसा नहीं है। 15 स्टॉक्स अच्छी क्वालिटी के बहुत अच्छे हैं, बहुत इनफ हैं आपके पोर्टफोलियो को बहुत अच्छा रिटर्न देने के लिए। आपके पोर्टफोलियो का रिटर्न आपको हमेशा ओवर ए पीरियड देखना है। ऐसा नहीं कि 3 मंथ्स में आपने रिटर्न देखा कि यार ये तो बहुत अच्छा रिटर्न आ गया, तो अब आप एक्सपेक्ट करें कि ऐसा ही रिटर्न पूरे टाइम आएगा। आपको एक एटलीस्ट 6 मंथ्स 1 ईयर में आपके पोर्टफोलियो का इंट्रोस्पेक्ट करना है कि किस तरह का परफॉर्म कर रहा है। साथ में आपको, अगर आपको हाई कन्विक्शन है तो आप सिग्निफिकेंट पोजीशन लीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत अच्छा कन्विक्शन था उसमें और आपने उस पोर्टफोलियो का उसका 5% भी उसमें इन्वेस्ट नहीं किया, तो क्योंकि फिर वो कोई सेंस नहीं बनाएगा, चाहे वो स्टॉक कितना भी अच्छा क्यों ना करे। मोस्ट ऑफ द जो ट्विटर हैंडल्स है आपको उनको म्यूट करने की जरूरत है। रैंडम आर्टिकल्स किसी भी साइट पे आपको नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि उससे चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। और जब आप एक रिसर्च रिपोर्ट कि अभी टारगेट ये है, बाय दिस, टारगेट दिस, क्योंकि आपको फोकस करना है कंपनी को पढ़ के, आपको फोकस इस बात पे नहीं करना है क्योंकि टारगेट प्राइसेस तो बार बार रिवाइज होते रहते हैं। आपको वायरल स्टॉक्स खरीदने से बचना है ब्लाइंडली, कि रेलवे चल रहा है खरीद लूँ, पीएसयू बैंक चल रहा है, ग्रीन एनर्जी चल रहा है। आपको खुद की स्टडी करनी है, उसके बाद अगर आपको सही लगता है तो फिर आपको डेफिनेटली खरीदना है। आपको ये ध्यान रखना है कि 20% CAGR ओवर 20 ईयर्स विल मेक योर मनी 100 टाइम्स। तो ये बहुत अच्छा रिटर्न है 26%। तो फाइनली हम इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं कि हमें किस तरह से चीज़ों को सिंपल से सिंपल रखना है। देखिए, हर इन्वेस्टिंग फिलॉसफी गुड है अपने आप में, कोई कंपैरिजन नहीं है अपने आप में। हर इन्वेस्टिंग फिलॉसफी अच्छी है। हर एसेट क्लास के अपने प्रोज हैं कॉन्स हैं। तो जब भी आप इन्वेस्ट करें कि एफडी के क्या प्रोज हैं, प्रोज ये है कि आपको गारंटेड रिटर्न मिलेगा, रिस्क नहीं है। पर कॉन्स क्या है कि आपको उसमें बहुत अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा, इन्फ्लेशन बीटिंग, इन्फ्लेशन के आप आसपास ही रहेंगे, कंपाउंडिंग नहीं होने वाली है आपकी। रियल इस्टेट में क्या है, आप अच्छा रिटर्न बना सकते हैं, आप अच्छा भी फील करते हैं एक असेट को ओन करते टाइम, जब आप सामने देखते हैं सेफ होता है पर इलिक्विड होता है, इसको सेल करना आसान नहीं होता। ज़रूरी नहीं है कि रेंट आपको हमेशा मिले, आपको हमेशा रेंटियर्स मिले, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ज़रूरी नहीं है। स्टॉक्स में भी अच्छा रिटर्न होता है पर डाउन साइड भी होती है। म्यूचुअल फंड में भी वॉलेटिलिटी होती है, अच्छा रिटर्न होता है। सारी चीज़ें आपको ध्यान में रख के इन्वेस्ट करना है। अब डजेंट मैटर हाउ मच मनी यू हैव, यू नीड मैक्स 20 स्टॉक्स टू डू वेरी वेल, ये ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आपको 500 स्टॉक लेने हैं जो बहुत अच्छे चले। 20 स्टॉक्स अगर बहुत अच्छे आपने पिक किए, अच्छा परफॉर्म करेंगे तो अपने आप आपका बहुत अच्छा रिटर्न होगा। तो इसलिए कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। फिक्स डिपॉजिट आर फॉर शॉर्ट टर्म नीड्स विदाउट टेकिंग एनी रिस्क। गोल्ड का काम है आपकी वैल्यू को प्रिजर्व करके रखना, इन्फ्लेशन के बराबर आपको रिटर्न देना, ना कि हाई रिटर्न। अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक में अपनी नेट वर्थ का 1% भी नहीं डाल रहे हैं और उसके बाद उसके लिए परेशान हो रहे हैं, मान लीजिए आपकी नेटवर्थ 1 करोड़ है, आपने आपके जो इक्विटी पोर्टफोलियो बनाया आपने 20 लाख का बनाया, उसमें आपने
₹10,000 एक पर्टिकुलर स्टॉक में डाल दी और अब आप परेशान हो रहे हैं, पूरे टाइम उसके बारे में सोच रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, टेक्निकल फंडामेंटल सब कर रहे हैं, तो कोई सेंस नहीं बनता। आप बेटर उसमें ध्यान दीजिए ऐसे स्टॉक में जहां आपने 2 लाख डाले, या फिर ऐसे आपको असेट पे ध्यान देना है जहाँ आपके 20 30 40 लैक्स लगे हुए हैं, ना कि जहाँ पे 10,000 लगे हुए हैं, क्योंकि इससे चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं। हर किसी से एडवाइस नहीं लेनी है, यानी टॉम डिक एंड हैरी, किसी का भी कोई स्टॉक चल गया तो अब तुम मुझे स्टॉक रिकमेंड करने लग जाए, ऐसा नहीं है। आपको पूरी रिसर्च करनी है। अगर आपको किसी पे ट्रस्ट है तो उसके बाद ही आपको स्टार्ट करना है, उससे एडवाइस लेना। और हमेशा लास्ट में आपको ये ध्यान रखना है कि सिंपल इज़ द न्यू एडवांस। धीरे धीरे चीज़ें लोग इतनी कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं, चाहे वो टेक्निकल एनालिसिस हो, चाहे फंडामेंटल एनालिसिस हो, चाहे और फिक्स्ड इनकम में भी आर्बिट्राज फंड, शॉर्ट टर्म फंड, गिल्ड फंड, इस तरीके से धीरे धीरे आप कुछ टाइम बाद देखेंगे कि सिंपल ही न्यू एडवांस हो जाएगा।